हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है ये विषय वस्तु से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने दिन फिक्स कर दिए हैं, दिन निश्चित किए हैं। सप्ताह में मैं 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगी। एक हर मंगलवार को ज्योग्राफी से रिलेटेड, विषय वस्तु से संबंधित, और हर शुक्रवार को करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। ये मुझे प्रोत्साहन देगा, मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप भी निराश नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, तो इससे मुझे और अच्छा करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कमियां हो सकती हैं। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे आपसे आपके विचारों को जानने में सहायता मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु पर। वलन और भ्रंश के प्रकार पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वलन पर आते हैं। तो हम जानते हैं वलन क्या होता है। अभी तक वलन जो है वो कंप्रेशन से संबंधित है, जहाँ पर संपीड़न का बल लगता है। 2 भूभाग या 2 प्लेट्स जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो वहाँ पर, जैसे इस स्थान पर दबाव की स्थिति बनती है और यहाँ पर वलन बनते हैं। सिंपली अगर इस तरह से समझे तो ये है वलन। जब क्षैतिज और ये बल जो होता है ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज और स्पर्श रेखीय बल परस्पर आमने सामने की ओर कार्य करते हैं तो चट्टानों की ओर कार्य करते हैं। ये बल जो है चट्टानों पर लगता है और चट्टानों में क्या होता है, संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है। और क्या होता है, लहरनुमा मोड़ बनते हैं जिसे वलन कहते हैं। और ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, अपनति, एंटीक्लाइन। और नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अभिनति या सिंक्लाइन। जैसे ये अगर हम देखें, यहाँ पर ये वलन बन रहा है तो ये जो है ये अपनति है, अपनति है। और ये जो है नीचे धंसा हुआ भाग ये अभिनति है। और इसमें भी फिर एक वेरिएशन है। अगर फोल्ड बन रहे हैं, वलन बन रहे हैं, तो अगर दबाव ज़्यादा होता है तो उसमें इस तरह का वेरिएशन भी आता है, इस तरह का। तो एक बड़े वलन में, एक जैसे ये अपनति है, एक बड़े अपनति में कई अपनतियां और अभिनतियां हैं। एक ये बड़ा एंटीक्लाइन है तो इसमें ये एक कई एंटीक्लाइंस छोटे छोटे हैं और कई सिंक्लाइंस भी हैं छोटे छोटे। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लिनोरियम समअपनति, समअपनति। और ये जो नीचे धंसा हुआ है हिस्सा, इसको कहते हैं समअभिनति, समअभिनति। सिंक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम, ये इसका एक वेरिएशन है। आगे बढ़ते हैं। संपीड़न की गति, वलन के प्रकार कैसे बनते हैं। वलन के प्रकार ऐसे बनते हैं कि क्योंकि संपीड़न की गति और उसकी दिशा और उसकी तीव्रता में अंतर होता है। हमेशा एक जैसी गति नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, तीव्रता नहीं होती है। तो इसलिए वलन के प्रकारों में भी अंतर आ जाता है। वलन के आकारों में अंतर होता है, वलन के विस्तारों में अंतर होता है और वलन के झुकावों में अंतर होता है। और एक वलन बनता है तो उसके ये जो होता है इसको बोलते हैं लिम्स या भुजाएं। ये लिम्स हैं, लिम्स ऑफ अ फोल्ड। तो इसमें क्या वेरिएशन आता है ये देखते हैं वलन के प्रकार में। तो वलन के कितने प्रकार हैं, वलन के एक एक करके देखते हैं। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन, समनत वलन, परिवलित वलन, ग्रीवाखंड या नापे। इनको अब हम एक एक करके देखेंगे क्या होता है। जैसे ये फिगर है, इसमें सब जो है एक साथ है, इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे ये जो पहला है ये सम्मित वलन है,
ये सममित वलन है। इसमें क्या है, सममित क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो दोनों भुजाएं हैं ये समान एंगल बना रही हैं, इनका एंगल जो है वो समान है। अगर इसको अलग से देखें तो ये इस तरह से इसका एंगल समान है, तो ये सममित है, सिमेट्रिकल है, इसकी दोनों भुजाएं सिमेट्रिकल हैं। और इसका एक्सिस अगर देखें तो ये है। अगला क्या है, असममित वलन, इसका अगला। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर्स जो है इधर से लग रहा है, और फोर्स लगा तो ये असममित वलन बन गया, यानी कि ये असममित एसिमेट्रिकल बन गया। ये ऐसे इसके दोनों भुजाओं के कोण जो है वो अलग अलग हो गए, फोर्स लग रहा है इधर से और फोर्स लगा तो ये असममित हो गया। अगला क्या है, एक दिग्नत वलन। इसमें क्या हो गया, ये फोर्स जो है इसमें, इसको अगर अलग से देखें तो इसमें एक भुजा जो है वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका एक्सिस थोड़ा झुका था, इसका एक्सिस जो है वो थोड़ा और झुक गया, इधर से फोर्स लग रहा है। पहले यहाँ से शुरू हुआ, सिमेट्रिकल फोल्ड बना, फिर और फोर्स लगा, असममित वलन बना, और फोर्स लगा, एक दिग्नत वलन बना। ये जो है ये भुजा झुकती जा रही है, ये भुजा झुकती जा रही है, और ये भुजा जो है ये खड़ी होती जा रही है। अब अगला क्या है, समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड। समनत वलन में क्या हो रहा है कि ये दोनों भुजाएं जो हैं समान एंगल बना रही हैं, ये समान एंगल पर झुक गई, सॉरी समान, इनका ये समान, दोनों भुजाएं जो है वो समानांतर हो गई, ये दोनों भुजाएं समानांतर हो गई, एंगल अलग अलग है। इसमें खासियत यही है कि दोनों भुजाएं समनत, समान झुकी हुई दिख रही हैं और एक दूसरे से पैरेलल हैं। नत यानी झुकी हुई, और समान दिशा में ये हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं, एंगल जो है वो अलग अलग बन रहा है। इधर से और फोर्स लगा, ये भुजा और झुक गई। अगला क्या है, परिवलित वलन। यहाँ पर रिकम्बेंट फोल्ड, ये जो है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो गया, समनत का ही और आगे का, इधर से फोर्स लग ही रहा है, तो क्या हुआ कि ये जो समनत वलन था यही जो है ये क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये भुजा जो है और ये भुजा समानांतर है, लेकिन पूरी तरह से ये लेटा हुआ वलन बन गया। अगला क्या हुआ, इसका भी अगला स्टेज क्या हो गया, ग्रीवाखंड या नापे, मतलब इधर से फोर्स लग ही रहा है, अभी भी जारी है, तो क्या हुआ, एक सीमा होती है, उसके आगे रॉक चट्टानों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो जाता है। ये हिस्सा जो है ऐसा पड़ा रह गया और ये हिस्सा जो है इस पर आरूढ़ हो गया और यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो गया, तो ये बन गया ग्रीवाखंड या नापे। अब इसमें हम कुछ एक्चुअल फिगर देखेंगे इन वलनों के, जो भी मुझे मिला मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है और इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये समनत वलन का उदाहरण है, ये दोनों भुजाएं जो है वो लगभग समान कोण बना रही हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड का उदाहरण है। आगे देखते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड दिख रहा है साफ, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड है, चट्टानों में वलन है और कोण जो है वो अलग, ये जो है ज़्यादा झुकी हुई भुजा है और ये जो है थोड़ी तीव्र ढाल वाली भुजा है। आगे मोनोक्लिनल या एक दिग्नत वलन, इसमें ये दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर इस भुजा का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मोनोक्लिनल फोल्ड में। आइसोक्लिनल फोल्ड, इसमें दोनों भुजाएं लगभग ये पैरेलल हैं एक दूसरे के और ये एक आगे परिवलित वलन, अगर और इधर से फोर्स लगता जाएगा तो यही जो है ये परिवलित वलन बन जाएगा। परिवलित वलन का ये फिगर है, इसमें देख सकते हैं ये पहले यहाँ पर ये फोल्ड बनना शुरू हुआ, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है और तो ये भुजा जो है ज़्यादा झुक गई
और ये भुजा जो है इसकी ढाल तीव्र हो गई, ये तीव्र हो गई, तो ये एस जैसी आकृति बन जाती है। और फिर और ज़्यादा फोर्स लगना, इधर से बल लगना जारी रहा, तो ये जो है पूरी तरह से ये इस तरह से बन गई लेटा हुआ वलन, हॉरिजॉन्टल फोल्ड बन गया लगभग, ये हो गया रिकम्बेंट फोल्ड। इसका एक एक्चुअल ये फिगर मिला मुझे, इसमें देख सकते हैं हम, ये दिख रहा है, ये चट्टानों में इस तरह का इधर से बल लगा होगा, ये लगभग लेटा हुआ वलन है। आगे बढ़ते हैं, इसको नापे को ये थोड़ा करीब से देखते हैं, इधर से बल लग रहा है और ये हिस्सा जो है ये ऐसा टूट गया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, और ये हिस्सा जो है ये इस पर आरूढ़ हो गया, इस पर ओवरलैपिंग हो गया ये। और इसका एक ये एक्चुअल ये फिगर मिला है मुझे, इसमें देख सकते हैं ये जो है ये आरूढ़ हुआ चट्टानी हिस्सा है, और ये जो है ये जो पड़ा रह गया टूट करके वो हिस्सा है, बल जो है वो इसमें इधर से लगा होगा। ये एक्चुअल फिगर्स देखने से कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक्चुअल भी ऐसे स्थान हैं जहां ये वलन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं संवलन की ओर। संवलन क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, विस्तृत वलनों को संवलन कहते हैं। तो वलन की तुलना में इसका प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर होता है, ज़्यादा व्यापक क्षेत्र तक फैले होते हैं, और भूतल का विस्तृत क्षेत्र या तो ऊपर उठता है या तो नीचे धंसता है। तो जब ऊपर जो उठता है उसको क्या कहते हैं? उच्च संवलन या अपवार्प, और जो नीचे धंसता है उसको क्या कहते हैं? अवसंवलन या डाउनवार्प। इसका एक्चुअल एक फिगर है मेरे पास, ये जैसे ये है, ये वार्पिंग का उदाहरण है, अपवार्प है, ये उच्च संवलन है, ये एक्चुअल एक फोटोग्राफ है। आगे बढ़ते हैं भ्रंश की ओर। भ्रंश में क्या है? भ्रंश जैसा कि हम जानते हैं तनाव मूलक संचलन का परिणाम है, जहाँ पर दो भूभाग या दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति होती है, और यहाँ पर चट्टानें ब्रेक होती हैं, भ्रंश बनते हैं या दरारें पड़ती हैं, और इसके कारण भ्रंश बनते हैं। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल के भ्रंश तल के सहारे चट्टानों में आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मूवमेंट होता है, और उनमें विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तब भ्रंश का निर्माण होता है। देखते हैं कितने तरह के भ्रंश होते हैं। भ्रंशों में भी जो है प्रकार हैं, इनमें उत्पन्न होने की विधि के आधार पर कितने प्रकार के भ्रंश हैं? सामान्य भ्रंश है, व्युत्क्रम भ्रंश है, नतिलंबी भ्रंश है, सोपानी भ्रंश है, नॉर्मल फॉल्स, रिवर्स फॉल्स, स्ट्राइक फॉल्स एंड स्टेप फॉल्स। और सोपानी भ्रंश का उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी। एक एक करके देखते हैं। सामान्य भ्रंश में क्या होता है कि जैसे सामान्य रूप से ये एक हिस्सा जो है इधर जा रहा है, एक हिस्सा जो है इधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर तनाव की स्थिति बन रही है, और ये चट्टानी हिस्सा जो है ये नीचे धंस गया, ये नीचे धंस गया, और ये जो है ये ऊपर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर तनाव के कारण दोनों जो है दूर गए, और यहाँ पर बीच में ब्रेक हो गया, भ्रंश बन गया, और यहाँ पर ये फॉल्ट प्लेन है। और इसमें क्या होता है? ये तनाव के कारण हो रहा है, और इसमें जो है जो प्रभावित क्षेत्र है उसका फैलाव होता है, इसमें विस्तार होता है, आगे इसका एक एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये सामान्य भ्रंश का। यहाँ पर ये फॉल्ट हुआ है, ये हिस्सा नीचे गया है और ये हिस्सा ऊपर गया है। अब आते हैं व्युत्क्रम भ्रंश पर। व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है कि ये कंप्रेशन का परिणाम, इसमें दबाव के कारण ये भ्रंश बनता है। इसमें देखिए इधर से और इधर से ये दोनों हिस्से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और एक दूसरे की ओर आने से क्या हो रहा है कि एक पॉइंट आता है जब चट्टानों की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है
और उनमें टूटन पैदा होती है, फ्रैक्चर होता है और वो टूट जाते हैं, और एक हिस्सा जो है यहाँ नीचे चला गया है, एक हिस्सा ऊपर आ गया है, और इसके कारण भ्रंश बना है, व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, ऐसे और ऐसे दबाव की स्थिति बन रही है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें सिकुड़न होती है, मतलब ये इसमें नॉर्मल जो फॉल्ट हो रहा था उसमें जो प्रभावित क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, चट्टाने जो है वो इधर जा रही थी और जो प्रभावित क्षेत्र था उसमें विस्तार हो रहा था। और इसमें क्या होता है कि इसमें सिकुड़ रहा है क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र जो है वो उसमें सिकुड़न हो रही है, ये इधर आ जा रहा है, ये इधर आ जा रहा है, इसलिए प्रभावित क्षेत्र जो है वो उसमें सिकुड़न आ जा रही है। इसका एक एक्चुअल फोटोग्राफ देखते हैं। ये यहाँ पर फॉल्ट है और ये जो है ये ओवरलैपिंग हो गया है और ऐसे दोनों हिस्से जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और इस तरह से इस कारण से यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट जो है प्रकार वो स्ट्राइक फॉल्ट का है, नतिलंबी भ्रंश। इसमें जो है ना तो एक दूसरे के करीब आते हैं भूभाग, ना एक दूसरे से दूर जाते हैं। यहाँ पर दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह से मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन की स्थिति होती है, यहाँ पर घर्षण होता है। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था प्लेट्स का जब जिक्र हो रहा था, तो जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया के पास, एक तरफ जुआन डी फूका प्लेट है और एक तरफ नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, वहाँ पर जो है स्ट्राइक फॉल्ट है और वहाँ पर हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं। इस तरह से ये एक हिस्सा जो है ऐसे मूव करता है, एक हिस्सा जो है ऐसे मूव करता है, तो यहाँ पर मूवमेंट होता है और नतिलंबी भ्रंश का निर्माण होता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक हिस्सा ऐसे जा रहा है, ये जो है ऐसे आ रहा है, और यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है। चौथा प्रकार है इसका सोपानी भ्रंश। इसका उदाहरण यूरोप की राइन घाटी है। इसमें क्या हो रहा है कि एक के बाद एक कई भ्रंश बन रहे हैं, और जो हर अगला जो भूखंड है, चट्टानी भूखंड है, वो नीचे की ओर धंस गया है। ये नीचे की ओर मूवमेंट हुआ है, ये नीचे की ओर मूवमेंट हुआ है, और सभी भ्रंश जो है वो एक ही दिशा में हो रहे हैं। उनमें दिशा जो है वो अलग अलग नहीं है, सब एक ही दिशा में हो रहे हैं। और एक ये सोपान यानी कि सीढ़ी, तो एक सीढ़ीदार आकृति का निर्माण हो रहा है, ये है सोपानी भ्रंश। अब देखते हैं स्थलाकृतियां। भ्रंशों के निर्माण के कारण कितने प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, तो इसमें एक एक करके देखेंगे। भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली, रैंप घाटी, रैंप वैली, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, और फोर्स्ट पर्वत, फोर्स्ट माउंटेन। एक एक करके देखते हैं। भ्रंश घाटी कैसे बनती है। ये सब जो है देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन भू संचलन में परिवर्तन होता है, मतलब अलग अलग तरह के भू संचलन के कारण अलग अलग नाम पड़ा है। तो भ्रंश घाटी में क्या होता है कि इसमें जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच वाला हिस्सा जो है ये धंस जा रहा है, और अगल बगल वाले हिस्से जो है वो स्थिर हैं, तो ये बीच में एक घाटीनुमा आकृति बन गई, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली के बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे देश में भी हैं, जैसे कि नर्मदा नदी जो है वो नर्मदा, और ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी घाटी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। और इसके अलावा अगर विश्व में देखें तो विश्व में जो जॉर्डन में जो डेड सी है, डेड सी वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और अफ्रीका में जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है, वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जैसे रुडोल्फ है, अल्बर्ट है, टैंगनिका है, ये सारी झीलें जो है वो रिफ्ट वैली में स्थित हैं। और इसके अलावा कैलिफोर्निया में जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया क्षेत्र में, तो वो डेथ वैली जो है वो भी भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है।
तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं विश्व में भी और भारत में भी। आगे आते हैं रैंप घाटी पर। रैंप घाटी में क्या होता है कि जो बीच वाला भाग है वो स्थिर रहता है और अगल बगल के जो हिस्से हैं उनमें भू संचलन के कारण वो हिस्से जो हैं वो ऊपर की ओर उनमें मूवमेंट होता है। ये ऊपर की ओर इनमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये बीच का हिस्सा जो है वो स्थिर रह गया, ये रैंप घाटी बन गया, ये भी घाटी नुमा आकृति बन गई। देखने में दोनों घाटियां एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन दोनों के बनने की प्रक्रिया में अंतर है। तो ये रैंप घाटी बन गई। इसका उदाहरण जो है रैंप घाटी का ये है ब्रह्मपुत्र घाटी जो है। ब्रह्मपुत्र घाटी मोटे तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी जो है वो रैंप घाटी है। आगे बढ़ते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि बीच का हिस्सा जो है वो स्थिर रहता है और बीच का हिस्सा स्थिर रहता है। बीच का हिस्सा स्थिर है और अगल बगल के हिस्से जो हैं वो उनमें वो नीचे जाते हैं। बीच का हिस्सा ये स्थिर है, अगल बगल के हिस्से नीचे जाते हैं, तो ये ब्लॉक पर्वत बनता है। ब्लॉक पर्वत के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे देश में सतपुड़ा पर्वत है और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पर्वत है, अमेरिका में सिएरा नेवादा है। ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और आगे होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत में क्या होता है कि जो बीच वाला हिस्सा है, अगर इसको तीन खंडों में बांट दें तो यहाँ पर इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें जो है बीच वाला हिस्सा स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है होस्ट पर्वत में कि बीच वाला हिस्सा ही ऊपर की ओर मूव करता है और अगल बगल के हिस्से जो हैं वो स्थिर रहते हैं। अगल बगल के हिस्से स्थिर रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है जर्मनी का होर्ज पर्वत है। तो ये जो है ये 4 स्थलाकृतियां हैं, घाटियों के 2 प्रकार और पर्वत के 2 प्रकार। घाटियों में रिफ्ट वैली, रैंप वैली और पर्वतों में ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत। तो ये हमने देखा फोल्ड और वलन और भ्रंश के प्रकार। ये एक रिफ्ट वैली का एक फिगर है। इसमें जैसे ये बीच वाला हिस्सा जो है वो धंस जा रहा है, बीच वाला हिस्सा नीचे गया है और अगल बगल के हिस्से स्थिर हैं। तो ये बीच में रिफ्ट वैली बन गई है और ये हो रहा है भ्रंश के कारण। ये हिस्सा इधर जा रहा है, तनाव मूलक बल के कारण ये हिस्सा इधर जा रहा है। इसमें 2 भ्रंश रेखाएं बन गई जिसके सहारे चट्टानों के 3 खंड बन गए। बीच का हिस्सा नीचे धंस गया और अगल बगल के हिस्से ज्यों के त्यों अपने स्थान पर स्थिर रहे। तो इसका एक एक्चुअल जो ये फोटोग्राफ है रिफ्ट वैली का, ये रिफ्ट वैली है, ये दरार बन गई है बीच में। आगे और है ये अफ्रीका का, ये जो है पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली। इसके सहारे यहाँ पर कई सारी झीलें हैं। यहाँ पर ये झीलें हैं, ये सारी रिफ्ट वैली में ही स्थित हैं। और यहाँ पर इधर अगर ऊपर जाएं, इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जॉर्डन में डेड सी है, वो भी रिफ्ट वैली में स्थित है। ये हमारे देश में ये जो सतपुड़ा, ये नर्मदा नदी बह रही है, ये रिफ्ट वैली में बहती है। और सतपुड़ा रेंज, विंध्यन रेंज, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए और आपको भी निराशा नहीं होगी। और जैसा कि मैंने कहा, सप्ताह में मैं 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगी। पहला हर मंगलवार को विषय वस्तु से संबंधित, भूगोल से संबंधित, और हर शुक्रवार को करंट अफेयर्स से संबंधित। तो
बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को देखने में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।